तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और मैं जैसे बार बार बोलता हूँ कि ये शहर साफ सुथरा है और इस शहर में लोगों की जनसंख्या बहुत कम, इसलिए सरकार के पास बहुत ज़्यादा सहूलियत है लोगों को मदद करने में। जो एक इंसान को सरकार की तरफ से जो मदद चाहिए, सरकार सऊदी अरब में पब्लिक को सब कुछ जो आराम से मिल रही है। यानी कोई भी एक जो नागरिक है किसी भी देश का, उससे सरकार से जो अपेक्षा रहती है किस फैसिलिटी की, यानी हॉस्पिटल की फैसिलिटी, बढ़िया रास्ता की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी और पानी की फैसिलिटी। ये तो चार चीज़ हो गया। उसके बाद है जॉब की फैसिलिटी और उसके बाद बेहतर सिक्योरिटी, यानी पुलिस व्यवस्था जो है, सिक्योरिटी तंत्र जो है ना, इसकी फैसिलिटी। 6 तरीके की जॉब, सिक्योरिटी, उसके बाद से हो गया सुरक्षा, क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल, रास्ता, पानी और बिजली। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। और सऊदी अरब जो है ज़्यादातर ये इसी चीज़ पर जो फोकस किया है। और सऊदी अरब के लोग इतने बुद्धिमान हैं कि इस्लाम यहाँ 1400 साल पहले आया है और 1400 साल से लेकर के अभी तक इस देश की जनसंख्या सिर्फ 3 करोड़ है। यानी सोचने वाली बात है, इस्लाम का जहाँ उत्पत्ति है उस देश की जनसंख्या 3 करोड़ है। जहाँ इस्लाम की उत्पत्ति नहीं है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उन देशों की जनसंख्या 20-20 करोड़, 30-30 करोड़ है। ठीक है, और ये धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए, एक दूसरे को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए, एक दूसरे पर जो हुकूमत करने के लिए, एक दूसरे को मार काट करने के लिए, एक दूसरे को जो है ना तबाह करने के लिए और एक दूसरे को धरती से मिटाने के लिए। अब ये सोचने वाली बात है कि लोग किस तरह के गुमराह हैं दुनिया में, धर्म के नाम पर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कब्जा करने के लिए, जो हमें इनका जमीन कब्जा करना है, इनकी बहन बेटियों को कब्जा करना है, इनका गुलाम बनाना है और ये करना वो करना है। ठीक है, यानी कितनी मानसिकता जो है थर्ड क्लास की है, ये सोचना पड़ेगा लोगों की। सऊदी अरब में अगर कोई हिंदू औरत रास्ते से चल रही है तो वो सुरक्षित है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू औरत रास्ते से चल रही है तो सुरक्षित नहीं है। कोई पता नहीं कौन मुसलमान किधर से आके झपट्टा मार के उसकी गर्दन में से जो है उसकी मंगलसूत्र छीन के लेके जाए, कौन मुसलमान आके कब उसकी जो छेड़ के चला जाए, कौन मुसलमान आके उसे रेप करके चला जाए। ठीक है, पता ही नहीं है भाई, क्या फ्रीडम कंट्री है भाई। ठीक है, और लाखों करोड़ हो रहे हैं इसे। ठीक है, भारत में लाखों करोड़ ऐसा हो रहा है। सऊदी में हिंदू सेब है लेकिन इंडिया में हिंदू सेब नहीं है। सऊदी में जो है चमार सेब है लेकिन इंडिया में चमार सेब नहीं है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्योंकि सऊदी अरब का जो बुनियादी जो शरिया कानून जो है इसीलिए बचा कर रखा है इस देश को। अगर शरिया कानून यहाँ नहीं होता, फ्रीडम होता, बाबा साहब का संविधान होता, तो यहाँ हजारों मर्डर डेली होते, हजारों रेप डेली होते। बाबा साहब का जो संविधान है वो खाली नाम का है, उससे एक भी लोगों को न्याय नहीं मिलने वाला है। अगर आप समझते हैं कि मैं गलत बोला हूँ तो आप खाली जो है भारत की न्याय, अभी जितने लोगों को न्याय मिला है और कितने दिन के बाद उनको मिला है, उनको जो है केस कौन सी कैटेगरी में जेल गए थे या कौन सी कैटेगरी में जो उनको जेल में ले गया था, वो खाली देख लीजिए, आप खाली समझ जाएंगे जो है क्या परिस्थिति है। तो भारत जो है एक तरीका से देखा जाए तो लंगड़ो लुल्लो अंधे कानों और यहाँ तक कहा जाए तो हिजड़ों का देश है। हिजड़ों का देश है। हिजड़ा कानून, हिजड़ा संविधान और हिजड़ा जो है कोर्ट कचहरी और हिजड़ा पुलिस व्यवस्था और हिजड़ी जो है, ठीक है, जन, जनता कभी भी लोगों को न्याय नहीं दे सकती और ना ही कभी जो है किसी को जो है सुकून से जीने दे सकती है। ठीक है, लोग भारत में 1 कट्ठा जमीन, यानी मान के चलिए 1 कट्ठा जमीन यानी 1000 स्क्वायर फुट जमीन जो है, या 300-500 स्क्वायर फुट जमीन के लिए मर्डर होकर मर जा रहे हैं। ठीक है, एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि आखिर जमीन तो बढ़ नहीं सकती। ठीक है, तो बर्दाश्त भी नहीं उनके पास। आज सऊदी अरब की जो क्षेत्र भूमि है, सऊदी अरब का जो क्षेत्रफल है भूमि की, ये करीब 22 लाख 23 लाख जो है ना स्क्वायर किलोमीटर जो है ना
एरिया में फैला हुआ है और इंडिया का 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। मात्र फर्क है कितना का, 10 लाख का। इंडिया से सऊदी अरब का क्षेत्रफल में मात्र 10 लाख का फर्क है, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। और जनसंख्या में मेरे भाई 3 करोड़ और 154 करोड़। इंडिया में सऊदी अरब में 3 करोड़ लोग हैं और इंडिया में 154 करोड़ लोग हैं। 154 करोड़ जो है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसमें जितने भी भिखारी हैं, अनलीगल डॉक्यूमेंट वाले हैं, उनको मिला करके लीगल जो डॉक्यूमेंट है वो अभी सरकार ने जो है ना 146 करोड़ तो ये मान्यता पा लिया है। और बाद बाकी जो लोग हैं, ठीक है, जो 7 करोड़ 8 करोड़ जो है ना बिना डॉक्यूमेंट वाले ऐसे भिखारी, जो बांग्लादेश, रोहिंग्या, पाकिस्तान और अन्य जो देश से आके बसे हुए हैं, उनकी बता रहा हूँ मैं। जब ये सोचने वाली बात है, हिंदुस्तान में जिंदा रहना एक तरीके से देखा जाए तो एक मुसीबत है, मुसीबत। और हिंदुस्तान में खास करके जिनकी लड़की है उनके लिए तो और ज़्यादा टेंशन है। हिजड़ा कानून है, कोई मदद करेगा नहीं आपको। मान के चलिए आपको कोई लड़की को छेड़ के चला गया, कोई रेप करके चला गया, कोई मर्डर करके चला गया, ठीक है, और हिजड़ा कानून के पास आप जाइए तो सिर्फ यही कहेगा, हम देखते हैं, हम छानबीन करते हैं, हम जो है छानबीन करते हैं, हम जो है, ठीक है, उचित कार्रवाई जो होगी वो करेंगे, ठीक है। ये हिजड़ा कानून का जो रवैया है। रास्ते पर गाड़ी लेकर निकलिए, पहले ही जो पुलिस है पैसा लेने के लिए जो है पहले ही वो अपनी प्लानिंग बना ली, घर से निकल ड्यूटी में निकलने से पहले ही उसने ठान लिया है कि मुझे घूस लेना ही है। सरकारी नौकरी में निकलने वाले लोग घर से पहले ही उन्होंने ठान लिया है कि हमें घूस लेना ही है भाई। भारत में सिर्फ 2-3 ऐसी जगह है जहां घूस देखा जाए तो ना के बराबर है। एक है पायलट, प्लेन का जो पायलट है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, घूस नहीं है उसके पास। ट्रेन का जो ड्राइवर है उसके पास भी घूस का कोई जरिया नहीं है। पटरी पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो पटरी रिपेयरिंग करते हैं, उनके पास भी घूस का कोई जरिया नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे तबके हैं, यानी सरकारी 100 प्रकार की अगर जॉब है तो उसमें 5 ही प्रकार की ऐसी जॉब है जिसमें घूस का कोई जरिया नहीं। बाद बाकी 95% ऐसे जॉब वाला जो कैटेगरी है उसमें सब में घूस चलता है। उसमें सब में घूस आप ले सकते हैं, दे सकते हैं, मंगवा सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। कोई सामान है सरकार का, उसे बेच सकते हैं। ये नहीं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है सरकार का जो है झोल है। सऊदी अरब में एक बार रोड बनती है तो 5 साल एकदम आराम से चलेगी, क्योंकि पानी यहाँ कम होता है। पानी की भी एक ये है, पानी भी कम होता है, और दूसरा ये है कि रोड जो है यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनती है और बनाने वाले भी विदेशी, संग में वर्कर भी विदेशी, बनाने का तरीका भी विदेशी। लेकिन बन कहाँ रहा सऊदी अरब में, यानी जो बेहतरीन चीज़ है विदेश का, बाहर का, सऊदी अरब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सऊदी अरब में देखिए चावल जो है इंडिया का चाहे पाकिस्तान का जो चावल आता है, अब ये चावल यदि यहाँ उगा के ये खाएं तो चावल मालूम है बहुत महंगा पड़ेगा। जो चावल इंडिया से जो सऊदी अरब में आ रहा है, यही चावल यदि सऊदी अरब में उगा कर ये खाएं तो पता है आपको ये कम से कम जो है ना वो 200 रुपया किलो से ऊपर पड़ेगा। उसकी पानी खर्चा, देख रेख रखाई, कटाई, उसके बाद से फिर धान काटने के बाद जो है ना उसको हार्वेस्टिंग के बाद से जो है फिर उसको चावल में जो है पॉलिश, उसके बाद बहुत सारी चीज़ है। दुकान तक आते आते जो है वो 200-300 रुपये किलो ऊपर हो जाएगा, 300 रुपये किलो, ठीक है। लेकिन इंडिया में भाई 40 पे 45 पे मिल रहा है, ठीक है, चावल। कोई भी डीलर, कोई भी पार्टी जो है आराम से अपने गोडाउन में रख के किसी भी एजेंट के द्वारा सऊदी को बेच दे रहा है। तो इसलिए जो विदेश जो है एक तरीके से देखा जाए तो जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो है इनको सस्ता मिल रही है। अब एक अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान में आज यदि एक प्रति व्यक्ति के पास 1 किलोमीटर जमीन हो, प्रति व्यक्ति के पास 1 किलोमीटर जमीन हो और उस व्यक्ति का जो है 5 परिवार हो,
जैसे कोई किसी व्यक्ति का 5 परिवार है और उसे 1 किलोमीटर ज़मीन उसे दे दिया गया और उससे कहा गया कि यही 1 किलोमीटर ज़मीन तुम्हें, बस तुम जितना दिन तक तुम्हारा परिवार ज़िंदा रहेगा उतना दिन तक इसी में रहेगा। तो क्या वो प्लानिंग नहीं बनाएगा अपने बच्चों के लिए? क्या वो चाहेगा नहीं कि जब जब तक धरती रहेगी तब तक हमें इसी इसी 1 किलोमीटर में रहना है? तो उस जाहिल के पास तो अकल खुलेगी ना भाई, कि अगर हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर हम जाएँगे कहाँ? दूसरा हमें देगा नहीं। तो अगर वो बुद्धिमान होगा तो अपनी जनसंख्या जो है ना इतनी लिमिट में रखेगा, जैसे कि उसके आने वाले जो बच्चे हैं, जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े और उन्हें हर एक चीज़ जो है ना एकदम सुविधा के साथ मिले। 1 किलोमीटर अगर ज़मीन किसी के पास है, किसी भी 5 लोगों के पास, जिस कोई भी एक फैमिली है जिस जिस 5 लोगों का सदस्य है और 1 किलोमीटर ज़मीन है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 1 किलोमीटर ज़मीन में से मात्र ज़मीन के 5% हिस्से में वो चाहे तो अपनी खाने-पीने की जितनी व्यवस्था है, जितने प्रकार के फल-फ्रूट हैं, वो टोटल 10-10 पौधे या 20-20 पौधे लगा सकते हैं। जितनी प्रकार की अनाज है, वो 2-2 कट्ठा या 5-5 कट्ठा बो सकते हैं और 5 लोगों को खाने के लिए मेरे भाई, ठीक है? यानी देखा जाए तो 1 किलो आटा और 1 किलो चावल चाहिए। अगर सुबह में 1 किलो चावल बन गया, तो सुबह शाम को 1 किलो आटा चाहिए, यानी 2 किलो। अब सवाल यह है कि अगर जो इंसान अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, ठीक है? जो इंसान अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा तो तकलीफ उसे ही है, उसके परिवार को, उसके बच्चे कट के मरेंगे, दूसरे को नहीं। जैसे अब गांव देहात में देख रहे हैं जो एक दूसरे में लड़ाई करके जमीन के लिए लोग मर रहे हैं, कौन है ये लोग भाई? थोड़ा सा उनकी जो इतिहास कंगालिए, देखा जाएगा तो लड़ने वाले दोनों के जो बाबा एक ही हैं और दोनों के बाप एक ही हैं, ठीक है? बस वही समय नहीं, देखा जाए तो 2 खानदान पहले और अलग हुए हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? जमीन के लिए। और ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी जब तक इंसान समझदार नहीं बनेगा। अब चलिए हम इसका उदाहरण देते हैं। अगर आपके घर में 100 किलो चीनी हो और 1 किलो नमक हो, तो आपके नज़र में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ कौन है? किसको आप ज़्यादा सेव रखिएगा? नमक को। नमक के डिब्बे को जो बार-बार आप चेक कीजिएगा कि कहीं फूटा तो नहीं है, कहीं पानी तो इसके ऊपर नहीं गिर रहा ना? ये कुछ ज़्यादा कीमती है। चलिए उसका उल्टा कर लीजिए। 100 किलो नमक और 1 किलो चीनी है। नमक का डब्बा को बार-बार चेक कीजिएगा या चीनी के डब्बे को? जो चीज़ कम रहेगा क्योंकि उसकी मूल्य ज़्यादा है, वो क्वांटिटी में कम है, उसकी मूल्य ज़्यादा है। चलिए उल्टा कर लेते हैं। चलिए एक दूसरा फार्मूला देख लेते हैं। आपके घर में 100 किलो दाल है, ठीक है? 100 किलो दाल है और 1 किलो चावल है। मूल्य किस चीज़ का है? चावल की, क्योंकि सबसे कम है। दाल में से अगर मान के चलिए 100 किलो, उसमें से 1 किलो नुकसान हो गया, 2 किलो नुकसान हो गया, 3 किलो नुकसान हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। 5 किलो, 10 किलो भी नुकसान हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खाना तो है उसके बाद के संग में। तो जब चावल ही कम है तो उसको जो है, उसकी वैल्यूएशन क्या है? 0 के बराबर है, ठीक है? 1 किलो 2 किलो की जो चीज़ कम है उसकी जो मूल्यांकन की जाएगी, उससे संभाल के रखी जाएगी, उसके ऊपर जो है ना अच्छी व्यवस्था बनाई जाएगी, उसे सुरक्षित रखने के लिए बार-बार उसकी जो है ना देख-रेख की जाएगी। तो जो है अगर आदमी अपनी पॉपुलेशन कम रखेगा तो उसकी बहुत सारी बेनिफिट है इस धरती पे। एक तो पर्यावरण, दूसरा है आदमी लड़ाई, मार, झगड़ा, तगड़ा, ठीक है? ये सब चीज़ से बचा रहेगा और तीसरा चीज़ है धरती पर जो है बहुत सारे ऐसे जो जीव-जंतु हैं जो भी सुकून से जी पाएँगे और इंसान भी सुकून से जी पाएगा। धरती की जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है ऑक्सीजन, जो जिससे इंसान ज़िंदा है। अगर ये बंद हो गया, ठीक है? तो आपकी जनसंख्या बढ़ा के धरती पर कब्जा करने वाली जो प्लानिंग है ना, ये लौड़े के लौड़े में लग जाएगी तो धरे के धरे रह जाएगी, कुछ नहीं हो सकता। तो समझदार जो इंसान नहीं बनेगा तो उसके लिए जो है ना आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ही तबाही है उसके लिए। समझदार बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा नाम है विजय और मैं बता दूं कि मैं ये बातें किसी किताब में देख कर नहीं बोला हूँ, बल्कि मैं इसलिए बोला हूँ कि इस पर जो है विचार करना ज़रूरी है इंसानों को। हर एक चीज़ किताब में नहीं लिखी रहती, किताब में पढ़ कर आपको बोलना है, जानना है।
जिंदगी जब मिला है, जिसने दुनिया बनाई है, ठीक है, उसकी भी एक बार जो है समझ के देख लो क्या करना चाहता है। उसने जानवरों को इस हिसाब से डेवलप किया है कि जानवर जो है धरती पर आज तक कोई बढ़ा ही नहीं धरती। अब समझ लिए जानवर जो है इस तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं ताकि जीवन भी यापन हो रहा है उनका, उतने में भी जो है उनकी जनसंख्या मर भी रही है, जिंदा भी है और है भी। और धरती पर जो देख लीजिए जो साहसी जानवर हैं, जिसके पास साहस ज्यादा है, उसकी जनसंख्या बिल्कुल कम है। जैसे पानी में सबसे सब साहसी जानवर जो है, जो एनिमल है, वो व्हेल है। व्हेल जो है ना बहुत साहसी है और बहुत बड़ी है, जनसंख्या बहुत कम है। इसलिए कम है क्योंकि समुद्र जो है देखने में इतना बड़ा है, लेकिन अगर समुद्र में व्हेल खाली ज्यादा हो जाते फिर उनकी टहलना दौड़ना, उनके अंदर में जो स्विमिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्वांटिटी कम रखा गया है प्रकृति के द्वारा, ताकि वो बिंदास अपने बच्चों के साथ में बिंदास सो सके, उस पानी के अंदर में बिंदास कहीं घूम सके और बिंदास जो है अपने जीवन यापन जी सके। आज अगर व्हेल पानी से पूरी लबालब हो जाए, यानी देखा जाए कि समुद्र में चारों तरफ व्हेल ही व्हेल हो, तो वो किसको खाएंगे भाई? व्हेल अपने ही बच्चों को खाएंगे, एक दूसरे को वार करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, खाएंगे। इसलिए प्रकृति ने ऐसा नेचर बनाया है कि व्हेल दूसरे को बच्चों को खाएंगे, दूसरे दूसरे जो मछलियां हैं उनके बच्चों को खाएंगे, ठीक है। और व्हेल जब मर जाएगी तो फिर इसकी मरी हुई डेड बॉडी को दूसरे मछलियां खाएंगे, क्योंकि व्हेल जो है डेली तो मरती नहीं है। व्हेल जो है ना 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल में एक मरती है। तो उसी तरह आप देख लीजिए जो जंगल में जो है बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी जनसंख्या इतनी कम है, ठीक है, और उनकी जो कीमती जो है ना, ठीक है, बने इंसानों से भी ज़्यादा है, यानी उनकी जो वैल्यू है इंसानों से ज़्यादा है। यानी एक जंगली जानवर अगर इंसान को मार दे, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं है, लेकिन अगर इंसान मार दे उसे, ठीक है, तो उसके ऊपर सज़ा है भाई। क्यों सज़ा है भाई? क्योंकि उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है। और यही वैल्यू इंसान को क्रिएट करना है अपने अंदर। जो इंसान वैल्यूएबल नहीं रहेगा, जो इंसान अपने वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी कीड़े मकोड़े की तरह है, कुछ नहीं है, पैरों से कुचल दिए जाएंगे, कोई नहीं कुछ बोल सकता भाई। इसलिए वैल्यू बनाकर रखना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंसान यही चीज़ खोते जा रहा है। इंसान अपनी वैल्यू गिराते जा रहा है, इंसान कहीं भी वैल्यू गिरा के जो है, ठीक है, मैंने दूसरे मनुष्य की नज़र में जो है अब नफरत की ज़िंदगी जीने लगा है। आप अंदाज़ा लगाइए, एक चीज़ खाली देखिएगा कि यूपी बिहार के लोग पूरे भारत में नफरत की नज़र से देखे जाते हैं। इसका कारण क्या है? जनसंख्या। इसकी कारण है जनसंख्या, बेतहाशा जनसंख्या बढ़ा के, और पूरे भारत के जितने भी शहर उसमें दुर्गंध मचा हुआ है। आज कलकत्ता में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, या तमिलनाडु में हो, या फिर जो है असम में हो, कहीं भी जो है बिहार के लोग, ठीक है, जाके क्या कर रहे हैं भाई? रहने का जगह नहीं है बिहार में, खाने का जगह नहीं है भाई, जमीन नहीं है, घर नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे? जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, और इस भागने के पीछे क्या है? तबाही। अपने भी परेशान हो रहे हैं, वहां जाकर दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। सुखी रहिए, समृद्धि रहिए, और अपने जो है आस पड़ोस के लोगों को जो है सुखी से देखिए, पॉजिटिव माइंड जिंदा रहिए, और सब समय जो है ना, ठीक है, अपने आस पड़ोस होने वाली किसी भी विदेशी एक्टिविटी, देशद्रोही वाली एक्टिविटी पर नज़र बनाए रखिए, ताकि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें। चलिए रखते हैं मेरे भाई।